बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मेमन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो मेमन कम्युनिटी में पहली बार हमसे ये पूछने आए हैं कि हम कर क्या रहे हैं। बफज़ल ताला 1.5 साल हो गया हम एक ऐसे काम पर तवज्जो दे रहे हैं जो मेमन कम्युनिटी में हमारे हिसाब से पाकिस्तान में तो कम से कम किसी ने काम नहीं किया, और अगर किसी इदारे ने काम किया है तो वो इदारे वही हैं जिनका काम यही है जो हम काम करना चाह रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक यूँ तो देखा जाए तो एक ओवरलुक इशू है, लेकिन बड़ा ही हॉट इशू है कि हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन एक बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार है, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों तो वो जो सही तौर पे दे नहीं पा रहे। और इसमें माशरे का कसूर भी है, हमारा भी कसूर है, और एक हमारा ऐब है कि हम बुराई के ऊपर, गंदगी के ऊपर मट्टी डाल देते हैं जबकि गंदगी को साफ़ किया जाता है। बहरहाल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक छोटा सा प्रोग्राम किया था AR टब्बा ग्राउंड में, जहाँ पर हमने तकरीबन 350 बच्चों को बुलाया था, स्पेशल बच्चों को, खुसूसी बच्चे थे, ज़हनी जिस्मानी माजूर, और उनके साथ एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की थी। उस एक्टिविटी ने हमें एक बहुत बड़ा लेसन दिया। नंबर 1 लेसन तो ये था कि जो बच्चों के माँ बाप हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनके माँ बाप माली हैसियत नहीं रखते, वो इन बच्चों को सही तौर पे हैंडल नहीं कर पा रहे, और चूँकि वो जिस माशरे में रहते हैं जहाँ पे तंज बहुत आम होता है, तो इनके बच्चों को पागल पागल या इस टाइप के कोई अल्फाज से तंग किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की साइकी पहले ही ख़राब होती है, मज़ीद ख़राब हो जाती है, और वो घरों में कैद हो जाते हैं। इनके माँ बाप भी इन बच्चों को अपने घरों में ले जाते हैं और कैद कर देते हैं, एक लिहाज से बाहर के ले नहीं जाते। दूसरी जो बुनियादी चीज़ देखी, जो आप अपर तबके में देखें कि अपर तबका भी इसके मामले में कोई ऐसा लुक आफ्टर नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर मसला आया कि उनके पास अवेयरनेस नहीं थी। तो जो बुनियादी सबब यह आया कि मुकम्मल तौर पर सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला बिगड़ता गया। और जो जहनी या जिस्मानी माजूर बच्चे हैं जिनमें और एबिलिटीज़ मौजूद है, ये एक छोटी सी कोई एबिलिटी है जिसको थोड़ी सी डिसेबिलिटी कहेंगे, मुकम्मल डिसेबिलिटी नहीं है, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, कोई बोल पा रहा, कोई नहीं बोल पा रहा, कोई चल पा रहा, कोई नहीं चल पा रहा, किसी के मोटर यानी कि पाँव के मसल्स के इशू हैं, तो किसी के बोन इशूज़ हैं। तो ये सब मामला के बाद हमने इस बात फैसला किया कि हम इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे लें और इसको आगे बढ़ाएं। इस सिलसिले में नवंबर में हमारी एक मीटिंग थी पाकिस्तान में, इत्तेफाक से 11 साल बाद वर्ल्ड मेमन की AGM थी, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। तो एक मीटिंग दरमियान थोड़ा सा वक्फा मिल गया, लंच के बाद तो हम लोग आपस में बैठ गए, तो वो नॉर्थ अमेरिका की पूरी टीम हमारे साथ आके बैठ गई। बशीर अक्कुल ने कहा कि शोएब भाई हम कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन अलग से, जो काम मेमन कम्युनिटी ऑलरेडी कर रहे हैं उस पर काम नहीं करना चाहते। तो उस वक्त चूँकि ये जहन में पका पकाया मौजूद था और उस पर हमने अच्छी खासी वर्किंग भी की हुई थी, तो हमने इनसे बात की कि हमने ये प्रोजेक्ट काम करना है। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, हम इस पर काम करने को तैयार है, और जनवरी फरवरी में ये प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया। इसका नाम उन्होंने दिया है, अमेरिका वालों ने नाम दिया, हमने इसको वेलकम किया कि एक साथी दे रहा है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे जो माजूरी का शिकार है, किसी भी माजूरी का, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा वर्ड है डिसेबिलिटी, कोई चीज़ की कमी का होना, और उर्दू में कोई सही जुमला हमें अभी रिसर्च नहीं कर पाए, बेसिकली किसी चीज़ की कमी का होना, वो एक डिसेबिलिटी है, माजूरी नहीं है, माजूरी तो मुकम्मल वर्ड है। तो बहरहाल ये हमने इस पर काम शुरू किया है, और सबसे पहले हमने जब डिस्कस किया इसको, सबसे पहले ज़रूरत ये महसूस हुई कि हम इस पर काम क्या करें। तो हमने सबसे पहले ये किया कि कम्युनिटी के लोगों में, घरों में से सर्च करना शुरू किया कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी में है, वो घरों में बैठे हैं। तो हमारी एक मैडम है जाहिदा तौफीक, जो कि अमेरिका से ख़ास तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए आई, उनको ड्यूटी लगाई कि वो घरों में जाएं लोगों के और पूरा सर्वे करके रिपोर्टिंग करें। अच्छा, एक बात जैसे मैंने कहा ना कि बाज़ वक़्त इन बच्चों में साइकी मसले भी होते हैं। घर का ही बच्चा अगर उसको पागल पागल कहेगा तो बच्चा कहाँ कराए। तो कई घरों के अंदर ये मसले भी मिले हैं, जिसकी वजह से आखिर बच्चा इस
बच्चा इस नतीजे पे आ जाता है कि उठा के पत्थर मारने लगता है, चीज़ें उठा उठा के पटकने लगता है, क्योंकि उसको प्रेशर मिलता है, उसको प्रेशर, खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, अपनी बॉडी को जख्मी करने लगता है, अपने आप को काटने लगता है। तो बहरहाल हमने ये फैसला किया कि हम इसको बच्चों को एक सही तौर पर असेसमेंट कराएं किसी अच्छी एवोल्यूशन कंपनी से। सबसे पहले हमें CIC मिली, उससे हमने 20 बच्चे कराए। उसके साथ साथ हमें लियाकत नेशनल में डॉक्टर रमन कुमार और उसकी टीम मिल गई। हमने वहाँ से एवोल्यूशन कराया, 40 बच्चों का रिज़ल्ट आ गया। तो हमें समझ में आया कि 40 बच्चों का जब रिज़ल्ट आया, हर बच्चे का यूनिक इशू, हर बच्चे को फैमिली को हमने चेक किया, वो यूनिक इशू। अच्छा, एक अहम बात ये बता दूं कि हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया ना, तो हम फैमिली को सबसे पहले लिया हाथ में। क्यों? कि बगैर फैमिली के कुछ हो नहीं सकता, और इसका पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री ली। उमूमन आप क्लिनिक में जाएंगे, कहीं भी असेसमेंट करते हैं ना, तो फैमिली को सिर्फ माँ बाप को लेते हैं, और माँ बाप में वो बच्चे के इस इशू को देखने के लिए क्यों आया। बच्चे के माँ बाप बड़ी उम्र के तो नहीं थे, इनके अंदर फैमिली के अंदर कोई मसला तो ऐसा नहीं, वो ये देखते हैं। हमने पूरा फैमिली का बिहेवियर भी देखना है, इनकी न्यूरो भी देखते हैं, तमाम चीज़ों को कंबाइंड लेके हम चले। तो बहुत ज़्यादा हम डीप जा रहे हैं। बहरहाल एवोल्यूशन के बाद हमें पता चला कि हर बच्चे का अलग अलग मसला है, अब क्या किया जाए। तमाम टीम बैठी और टीम बन गई। उसके अंदर हमारे फरीद बिलवानी तो साथ है ही, डॉक्टर रमन कुमार जो कि कराची के उन नायाब लोगों में हैं, पूरे कराची में 4-5 न्यूरोलॉजिस्ट है बच्चों के, उनमें है। इसी तरह डॉक्टर कामरान यूनुस, बच्चों के पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट कराची में 2-4 ही हैं, ये इनमें से एक है। फिर हमें स्पीच थेरेपिस्ट के लिए सुमेरा आज़म, बिहेवियर के लिए सारा मिल गई, सारा जहांगीर। इसके बाद जब हमने और मामले आगे बढ़ाए तो हमें ENT के लिए डॉक्टर मुख्तार सिंगापुरी मिल गए। बच्चों के मामले के लिए डॉक्टर सुहेल सलाट हमारे साथ आ गए। इसी तरह जब हमने वो मज़ीद वर्किंग की तो बोन के प्रॉब्लम के लिए हमें डॉक्टर अमीन चुनाई आ गए। तो हमने देखा कि हमारा कारवा बनता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं और प्रोफेशनल लोग आते जा रहे हैं। फिर कई बच्चे जो हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो ऑलरेडी फिजियोथेरेपी पे काम कर रहे हैं, और डॉक्टर से DPT कहलाते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, वो आ गए हमारे साथ। तो बहरहाल एक कानवा आगे बढ़ रहा है। अब मसला ये आ गया कि हमने क्या तीर मार लिया। अस्सलाम वालेकुम गाज़ी सर। वालेकुम सलाम। अरे सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, जो आपने पूरा टाइमलाइन हमें समझा दिया कि किस तरीके से क्या हुआ, किस तरीके से ये बनी, किस तरीके से आगे काम चला। अब मेन असल सवाल ये है कि ये तो हो गया, आप लोगों ने मेहनत भी कर ली, 1.5 साल गुजर गया, 2 साल होने वाले हैं, लोगों का रिस्पॉन्स। तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर लोगों का रिस्पॉन्स किस तरीके से आप चाहते हैं, और क्या क्या हमें रिस्पॉन्स मिला है इस तरीके से? देखिए, 2 किस्म के लोग हमारे साथ वाबस्ता होंगे। एक तो वो लोग जिनका घर में मसला है, और एक वो लोग जो कि फ़ंड देते हैं। जो घर में मसला, पहला मसला तो हमारा पास अमेरिका से थोड़ी बहुत सपोर्ट आ गई, स्टार्ट हमने ले लिया। बच्चों के मामले में ये है कि पेरेंट्स पहले आए, वो उसी तरह आए जिस तरह के ज़बरदस्ती बुलाया जाता है। उन्होंने वही समझा कि जो अमूमन होता है कि जमात वाले हैं, कुछ दिन काम करेंगे, इसके बाद अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन बफज़ल ताला जब माँ बाप ने देखा कि हम लोग में कहते हैं दगत से काम करने, यानी कि हम बिल्कुल बेलोस काम कर रहे हैं, तो ये बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ शामिल होते गए। और अब ये हाल है कि बच्चों को पहले पेरेंट्स को, आपको पता है ना, जमातों में कोई बुलाया जाता है तो 10 बजे के टाइम तो 12 बजे आते हैं, यहाँ 10 बजे के टाइम तो 9:45 बजे बैठे होते हैं। इनको पता है कि कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी तभी बुलाया गया है। हॉस्पिटल वाले, लियाकत हॉस्पिटल में जब हमने इनको ट्रीटमेंट के लिए भेजना शुरू किया तो लियाकत हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आप लोग काबिल तारीफ़ हो कि जो टाइम हम देते हैं 15 मिनट पहले पेशेंट काउंटर पे आ चुका होता है, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और आपका पेशेंट सबसे पहला ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वहाँ से तो हमें अल्लाह का शुक्र, माँ बाप भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं, और चूँकि इनके बच्चे का मफाद है, इनको भी फ़ायदा है, क्योंकि इनकी भी साइकोथेरेपी हम कराते हैं। अब आ जाए दूसरे के फिलंथ्रोपिस्ट। देखिए, वसाइल है ना, वसाइल एक लिमिट रखते हैं, मसाइल लिमिट नहीं रखते। आप, हमने अभी तक तकरीबन 150 बच्चों को लिया है, इनमें से 100 बच्चे के करीब हम सपोर्ट शुरू कर चुके हैं, जो हमारे बस में है हम शुरू कर, 50 अभी भी पाइपलाइन में है। पैसा अगर हम एक बच्चे की सिर्फ ट्रीटमेंट करने जाते हैं ना, तो एवरेज एक बच्चा 2 से 2.5 लाख रुपए साल का चाहिए, और अगर हम एडिशन करें एजुकेशन को तो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए और बढ़ जाते हैं, यानी 4.5 लाख रुपये पर एक बच्चा चला जाता है। तो मैंने अभी तक हम इतना हाई लेवल पर पहुंच नहीं पाए,
हम इनिशियल पे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सोचा कि आपके पास इतने बच्चे हैं और 50 बच्चे पाइपलाइन में, तो इसका मतलब ये है 100 कि बच्चे। 100 बच्चे पाइपलाइन। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास इतनी थोड़ी रिसोर्स हो चुकी है कि हमने कुछ लोगों को डील कर लिया। ठीक है, अब आप किन लोगों को आप अवेयरनेस देना चाहते हैं? पहली चीज़ कि कौन कौन इस टीम को सपोर्ट कर सकता है? क्या वो सिर्फ पैसे से कर सकता है या जानी और माली भी कर सकता है? तो अगर ये आप हमें बताएं तो ये ज़्यादातर हो जाएगा, ताकि वो लोग भी इसके अंदर शामिल हो जाएं जो सिर्फ पैसे से नहीं, माली तौर पे भी कर सकते हैं, माली नहीं तो जिस्मानी तौर पे, जिस्मानी नहीं तो अपने साइकोलॉजी तौर पे, साइकोलॉजी नहीं तो डॉक्टरी तौर पे, कोई भी हमारे जितने मेहमान उस हिसाब से आप थोड़ा। देखिए, बुनियादी तौर पर ये हम लोग यूँ समझ लें कि हमारे माशरे का मसला है, सोसाइटी मैटर है। और जब सोसाइटी का नाम या माशरे का नाम लेते हैं, हम इसका एक फ़र्द है, यानी कि माशरा बनेगा उस वक्त जब अफराद होंगे। सही है। जब अफराद हो, यानी मतलब ये हुआ कि हमें माशरे को साथ लेकर चलना चाहिए। मैं अगर देखूं कि किसी फैमिली में कोई गरीब बच्चा है और उसको केयर टेक नहीं किया जा रहा है, स्पेशल बच्चे होने की वजह से बावजूद, तो हम उसको गाइडलाइंस दें कि भाई तुम जाके उधर करो। अब हम फरीद भाई हमारे वकील हैं, ज़ाहिर बात उनके कानूनी इश्यूज़ हैं। हमने कई बार इनसे और क्रोतुलैन एडवोकेट से भी कई मौजूद पर बात की है, उस पर काम भी हुआ, गवर्नमेंट लेवल तक बात की है इन लोगों की मार्फत। तो वकील के तौर पे ये काम आ सकते हैं। आप एज आ एंकर भी, आप लोग भी पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं कि भाई ये बच्चे जो हैं इन पर हम काम करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हम बहुत अच्छी बेहतरी कर सकते हैं, कुछ की हम कम बेहतरी कर सकते हैं। किसी के 10% है तो किसी के 90% है। 100% कहीं नहीं है, लेकिन 90% इज टू मच। और 10% आप हमारे लिए कुछ नहीं है। अब यूँ समझे कि एक बच्चा चल नहीं पा रहा, वो पकड़ पकड़ के चलना शुरू हो गया, तो भाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10% है, भाई उसके लिए तो लाइफ लाइन है, उसके लिए तो लाइफ लाइन है, वो तो बहुत कुछ देख पाएगा। एक बच्चा सुन नहीं पा रहा, वो सुनना शुरू कर दे, उसकी तो जिंदगी आ गई, वो मरे बस जिंदा हो गया। तो भाई बहुत कुछ है, हर फर्द सोसाइटी का इस पर काम कर सकता है। कोई माल से करे, कोई जान से करे, कोई हमारे साथ ज्वाइन होकर करे। तो आपका कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब ये कि हर फर्द अगर वो चाहे हमारे पास अच्छी बातें भी करेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल भी वो बढ़ा सकता है। इसका मतलब माशरे का हर इंसान इस चीज़ के अंदर हेल्प कर सकता है। तीसरा सवाल सर सवाल ये कि मेमन कम्युनिटी सर्व करती है ह्यूमैनिटी के लिए, तो क्या सिर्फ हम मेमन बच्चों के लिए करेंगे या हम आउट ऑफ मेमन बच्चों के लिए भी करें? क्योंकि स्पेशल बच्चा हर किसी के पास, तो प्लीज़ इसका आप थोड़ा सा। हजरत, माजूर बच्चा होता है ना, सच्ची बात बताऊं, जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया ना, जैसे मैंने बताया कि मई 18 में हमने प्रोजेक्ट किया था, एक इवेंट किया था, उसके अंदर सारे लोग आए थे। उसी को हमें अंदाज़ा हो गया कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें मेमन और नॉन मेमन नहीं देख सकते। इसलिए कि एक माजूर बच्चा आपकी आंखों के सामने आ गया, आपकी क्या हिम्मत बनने की आप उसको मना कर सके? हाउ इट पॉसिबल? दिल ही नहीं चाहेगा हम किसी को मना कर सके। इसके लिए जो करना करें। मैं आपको मिसाल दूँ, तीसरी रमज़ान को हर साल हम लोग जाते हैं मकली, वहाँ जाकर ईद गिफ्ट करते हैं। इस मरतबा भी गए तो वहाँ पर हमें 2 बच्चे मिले जो कि जुड़वाई थे एक लिहाज से, उनकी हालत बहुत बुरी थी, 12-15 साल की एज। हमने इनके लिए भी बाकायदा चेयर का अरेंज करवाया। इसी तरह मतलब कॉन्सेप्ट तो ये है कि मेमन नॉन मेमन नहीं देखेंगे, और हमने इसके लिए, क्योंकि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी मेमन इदारे हो, बेसिकली इनका मैनिफेस्टो के अंदर मेमन शामिल है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि लोगों से बाकायदा कह सुनकर एक फंड एलोकेशन करा दिए ताकि हमारा काम भी चले और कोई ऑब्जेक्शन हो, भाई लोग कहेंगे मेमन का इदारा है, मेमन के लिए फ़ंड आते हैं आपके पास, तो हम कहेंगे भाई ये फ़ंड हमने अलग किया हुआ है। एक छोटी मिसाल दे दूँ आपको जो ज़्यादा वसी मिसाल है। हमने यहाँ कॉर्निया के लिए काम किया, कोरोना के लिए नहीं। कॉर्निया आंखों का एक पर्दा होता है जो अमूमन हम कहते हैं कि सिंगापुर से श्रीलंका से आंखें आई। यहाँ हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। श्रीलंका का ग्रुप आंख अपनी बेचते थे इधर, और सारा फंडिंग अप टू कराची एयरपोर्ट वो करते हैं। कराची एयरपोर्ट से लेकर सर्जरी तक हम करते हैं। मजबूरी तौर पे एक आंख पर 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट है। केस चल पड़े, आने शुरू हो गए। इसमें एक केस आ गया, भट्टी नाम था, आगे मुसलमान जैसा नाम था। हम तो रूटीन में चले गए। श्रीलंका में चूँकि आंख किसको दिए वो पूरा रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ। वहाँ से हमारी टीम ने कहा कि भाई ये तो नॉन मुस्लिम है। भाई हम थोड़ा सचपटा गए, आप एक हाँ गए तो मना किस तरह करें। आपस में बैठे तो हमारे एक साथी ने कहा कि आप लोग नॉन मुस्लिम हो कि मुस्लिम हो, मेमन हो को नॉन मेमन हो, आप काम जारी रखें, जो भी मसला होगा मैं संभाल लूँगा। तो मतलब जब हम काम करते हैं ना, ठीक है मेमन इदारा है तो ऑटोमेटिकली
मेमन कम्युनिटी ऑटोमेटिकली फ्रेम में ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन कोई हम दूसरे लोगों को भी ले रहे हैं और मेडिकल में इस वक्त भी 35% से ऊपर नॉन मेमन है, जिसको हम सर्विस दे रहे हैं। तो शुएब गाजियानी साहब ने हमें 3 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि इसको पहले तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर रंग, नस्ल, कास्ट कोई भी चीज़ नहीं देखी जाएगी, क्योंकि ये WMO ज़रूर है बट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेमन से पहले वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड को हम सर्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी, चाहे वो किसी भी लिहाज का आ जाए। और माजूर बच्चा या मेंटली हेल्थ किसी का भी बच्चा हो तो वो जाहिर सी बात है वो हर किसी भी कास्ट उसकी नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर ना मजहब की कोई रिस्ट्रिक्शन होती है ना किसी चीज़ की होती है। तो हम कौन होते हैं किसी के ऊपर ऐसी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करने वाले? तो हम हर किसी की हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे हुए। शुएब गाजियानी ने हमें सारी चीज़ें बताई। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त हमारे पास 150 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। मैंने जैसे कि कहा कि अगर पूरे प्रोजेक्ट कर लिए तो 4-5 लाख रुपए एक बच्चे मामूली बात है, साल का, 1 साल का। और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो रिड्यूस हो जाएंगे, जैसे हमने किसी को अगर आला दे दिया, हेयरिंग एड, तो जाहिर बात है वो अगले साल तो नहीं देना। लेकिन कुछ बच्चों को हम वेरियस थेरेपीज कराते हैं तो अगले साल में वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जो तालीम का एक्सपेंस है और कुछ थेरापीज का एक्सपेंस है वो हर हाल में रहेगा। तो अगर हम आगे एजुकेशन को लाजमी तौर पर लें तो 2.5 लाख से कम किसी सूरत में खर्चा नहीं आएगा एक बच्चे का। अभी तक हम लोगों ने 100 बच्चों का प्लान पर चल रहे हैं, 150 बच्चों में से। इसके बाद फिर इन बच्चों को भी लेंगे, 50 बच्चों को जिसमें नॉन मेमन भी शामिल है, इनको लेंगे। इसके बाद फिर हम नई रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, इसलिए कि रजिस्ट्रेशन ले लें, लोगों को उम्मीद दिला दें और काम कुछ ना करें, उससे बुरी बात कोई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई हमसे गाइडलाइंस के लिए आएगा, हम भरपूर सपोर्ट करेंगे, साइकोलॉजी असेसमेंट भी हम करेंगे, उनका एवल्यूशन भी कर लेंगे, उनको बता देंगे का मसला क्या है, उनका मसले का हल क्या है, डॉक्टर्स तक भी भेज देंगे। और फंड आया तो वो आगे तक काम करने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि बहुत ईजी नहीं है। अगर हम 300 बच्चों को साल में लेते हैं तो 5 करोड़ रुपये चाहिए। 5 करोड़ अगर हमारी आबादी फॉर एग्जांपल 21 करोड़ रुपए है, जिसके अंदर से एक यंगस्टर्स की तादाद 12 करोड़ रुपए, 12 करोड़ लोग अगर हम यंगस्टर्स को गिने तो हम ये सोच सकते हैं कि हम जो खाते हैं एक बर्गर या 500 के जो हम बर्गर खाते हैं, अगर हम इन स्पेशल बच्चों के लिए लगाएं तो ये दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी हमारे लिए सदका जारिया बन सकता है। तो इन्होंने ये आपको बता दिया कि हर चीज़ की एक लिमिट होगी, बट अगर आप हर फर्द हमारे साथ होगा और ऐसे बच्चों के लिए साथ होगा, क्योंकि ये तो जन्नत के फूल हैं, ये बिल्कुल फूल जैसे बच्चे हैं। तो अगर आप इनके लिए करेंगे तो हमारी अगर 1 रुपया भी हम 12 करोड़ लोग अगर जमा 1-1 रुपया भी रोज का जमा करें तो हम साल का खर्चा भी इजीली निकाल सकते हैं। बाकी अब हमारी एफर्ट है, आप जितने भी खर्च करें इनके लिए तो कम है, बट हम अपनी तरफ से जो दे सकें, ज़बान से, जान से, माल से, हम सारी चीज़ें दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने हमें गाइड किया, बताया कि किस किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी हम आप पे छोड़ते हैं। तो थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपके साथ। ठीक।